नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास विषय पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हमने चौहान वंश पढ़ा था। चौहान वंश में सांबर और अजमेर के चौहानों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम पढ़ेंगे चौहानों में रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान, रणथंभौर के चौहान शासक या चौहान वंश। रणथंभौर के चौहान वंश, इसमें जो संस्थापक आते हैं वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र हैं गोविंदराज। कौन है? गोविंदराज। आपको पता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई तराइन के द्वितीय युद्ध में और उसके पश्चात उनको बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके पश्चात उनके पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर के चौहान शाखा शुरू की, क्योंकि उन्होंने मुगलों की अधीनता जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो रणथंभौर की चौहान शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? गोविंदराज को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी। गोविंदराज के बाद में रणथंभौर के चौहान शासकों में आगे जो शासक होंगे वो होंगे वल्लनदेव। उनके बाद में होंगे प्रहलाद के बाद में होंगे वीरनारायण के बाद में अगले जो शासक होंगे वो होंगे बाघभट्ट, और बाघभट्ट के बाद में अगले जो शासक होंगे वो होंगे जेतर सिंह। इनके दो नाम मिलते हैं, जय सिम्हा, एक नाम और मिलता है जय सिम्हा। तो ये कुल शासक गोविंदराज के बाद में ये शासक हुए। इनके शासनकाल के बारे में कोई उल्लेखनीय जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है। जेतर सिंह जो जय सिम्हा थे, इनकी रानी थी हीरा देवी। क्या नाम था? हीरा देवी। तो हीरा देवी से जो पुत्र हुआ उस पुत्र का नाम था हमीर देव। क्या नाम था? हमीर देव। तो हमीर देव चौहान आगे जाकर फिर रणथंभौर की चौहान शाखा का शासक बनेंगे। तो अब हम हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमीर देव चौहान, और इनका शासनकाल होता है 1282 से लेकर 1301 तक। 1282 से 1301 के मध्य हमीर देव चौहान का शासनकाल होता है। तो इनके बारे में सबसे प्रमुख जानकारी ये आती है कि जब ये शासक बने 1282 ईस्वी में, तो शासक बनते ही इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? दिग्विजय की नीति। महत्वाकांक्षी शासक था, दिग्विजय की नीति अपनाई इन्होंने, और इस नीति के अंतर्गत इन्होंने जो आसपास के क्षेत्र थे उनके ऊपर विजय प्राप्त की। पुष्कर, आबू, इसके अलावा चित्तौड़, इसके अलावा काठियावाड़, चंपा, और इसके अलावा मांडलगढ़ के दक्षिण में परमार राजाओं को इन्होंने क्या किया? पराजित किया। परमार राजाओं को क्या किया? पराजित किया। दिग्विजय की नीति के अंतर्गत इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में, देख लीजिए, पुष्कर, आबू, चित्तौड़, काठियावाड़, चंपा और मांडलगढ़ के दक्षिण में जो परमार राजा थे उनको हराया। और रणथंभौर में इन्होंने एक यज्ञ करवाया, कोटियजन यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ की तरह ही होता था ये। कोटियजन यज्ञ भी करवाया। किसने? हमीरदेव चौहान ने। जब हमीरदेव चौहान रणथंभौर की चौहान शाखा के अंतर्गत शासन कर रहा था, इसी समय दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में तुर्कों का संहार करके 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी तुर्क का संहार करके शासक बना। कहाँ का? दिल्ली का। यानी कहने का मतलब भारतवर्ष का सम्राट सुल्तान बन गया कौन?
जलालुद्दीन खिलजी, और इसने अपनी विस्तारवादी नीति के अंतर्गत जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले रणथंभौर पर, अब देखिए हम थोड़ा इस प्रकार से नक्शा बनाते हैं ताकि इस प्रकार से देख लीजिए, ये है आपका रणथंभौर, और रणथंभौर का चौहान शासक है हमीरदेव चौहान, और यहां पड़ता है दिल्ली, कौन है, दिल्ली, इलाका दिल्ली, और दिल्ली का शासक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। तो विस्तारवादी नीति के अंतर्गत जलालुद्दीन खिलजी किसके ऊपर आक्रमण कर रहा है, रणथंभौर के ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो रणथंभौर के ऊपर जब आक्रमण करेगा तो इससे पहले एक दुर्ग आता है झाइन दुर्ग, कौन सा दुर्ग, झाइन दुर्ग, झाइन दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो झाइन दुर्ग को कहा जाता है। तो अपनी विस्तारवादी नीति के अंतर्गत झाइन दुर्ग पर आक्रमण किया और इसके आसपास के इलाकों को के ऊपर अधिकार करना आरंभ कर दिया, किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। उसके पश्चात झाइन दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली जलालुद्दीन खिलजी ने, आगे बढ़ा रणथंभौर की तरफ आगे बढ़ा तो हमीरदेव चौहान ने अपना एक सेनापति भेजा, सेनापति का नाम क्या था, गुरदास सैनी, क्या नाम था, गुरदास सैनी को भेजा, और गुरदास सैनी जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण में क्या हो गया, मारा गया था। ठीक है, इन्होंने 1291 की बात है, कब की बात है, 1291, लंबे समय तक घेरा डाले रखा। उसके बाद में अगला वर्ष आ गया 1292, 8 माह तक घेरा डाले रखा रणथंभौर दुर्ग के ऊपर, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो उसके पश्चात अपना घेरा हटा लिया रणथंभौर से 1292 ईस्वी में, किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने, और अपनी कायरता छिपाने के लिए क्या कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। किस दुर्ग के बारे में कहा, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा, किसने कहा, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। ये बातें आपको हमीरदेव चौहान के शासनकाल के अंतर्गत ध्यान में रहनी चाहिए। उसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं, 1296 में फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इन्हीं के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी जाएगी, और अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली का शासक बनेगा, दिल्ली का शासक कौन बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या कहाँ का शासक बनेगा, दिल्ली का शासक बन जाएगा। और अब फिर आगे घटनाक्रम बदलेगा, देखिए इस प्रकार से थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा लेते हैं। अलाउद्दीन दिल्ली का शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। और इधर फिर हम देखते हैं यहां है आपका रणथंभौर, और शासक है कौन, हमीरदेव चौहान। दिल्ली का शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। इधर क्या पड़ता है, गुजरात, इधर है गुजरात। और अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण क्यों किया, इसके कारण
इसके क्या कारण है? तो पहला कारण आता है अलाउद्दीन की विस्तारवादी नीति। महत्वाकांक्षी शासक था, इधर हमीरदेव चौहान भी क्या था? महत्वाकांक्षी शासक था। तो अपनी विस्तारवादी नीति के अंतर्गत, नीति के तहत इन्होंने किसके ऊपर आक्रमण किया था? रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के और क्या कारण हो सकते हैं? तो अलाउद्दीन की सेना, ऐसा कहा जाता है कि ये दिल्ली है, दिल्ली से एक बार गुजरात अभियान जा रही थी। कहाँ जा रही थी? गुजरात। अलाउद्दीन की सेना कहाँ जा रही थी? दिल्ली से गुजरात जा रही थी। सोमनाथ अभियान, सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण करने के लिए जा रही थी। ये बात है 1299 की। कब की बात है? 1299। यानी अलाउद्दीन खिलजी की सेना दिल्ली से गुजरात अभियान यानी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए जा रही थी, और इसमें जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व, वो कौन कौन व्यक्ति थे? तो यहाँ पर सेनापति थे उलुग खां। सेनापति कौन था? उलुग खां। उलुग खां। सहयोगी था नुसरत खां। उलुग खां, नुसरत खां। इसके साथ में था मोहम्मद शाह। नवीन मुसलमान था, मंगोल था, और इसी का एक भाई था केब्रू। तो देखिए, सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के उलुग खां, नुसरत खां, मोहम्मद शाह और केब्रू। अलाउद्दीन की सेना दिल्ली से गुजरात सोमनाथ मंदिर अभियान के लिए जाती है 1299 में। ये सेनापति थे, इनके नेतृत्व में सेना आई, और यहाँ से सोमनाथ मंदिर को लूटकर जब ये वापस आ रहे थे, तो कहा जाता है कि रास्ते में इन सेनापतियों के बीच में यहाँ लूटे हुए धन के बंटवारे को लेकर क्या हो गया? विवाद हो गया। और जो मोहम्मद शाह था वो आधे धन का क्या कर रहा था? आधे धन की मांग कर रहा था कि आधा मुझे मिलना चाहिए, लेकिन उलुग खां और नुसरत का इस बात के लिए पूरी तरह से सहमत नहीं थे। तो मोहम्मद शाह और केब्रू को साथ में लेता है, और यहाँ से सारा धन लेकर विवाद होता है, तो कहाँ चला जाता है? रणथंभौर चला जाता है। कौन? मोहम्मद शाह। ठीक है, और किसके पास में चला गया? हमीरदेव चौहान के पास में चला गया, और हमीरदेव चौहान ने फिर मोहम्मद शाह को क्या दी? शरण दी। इस बात की सूचना उलुग खां और नुसरत खां ने किसको दे दी? दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को दे दी कि इस प्रकार से मोहम्मद शाह सारा धन लूटकर कहाँ चला गया है? रणथंभौर के चौहान शासक हमीरदेव चौहान के पास में चला गया। और हमीरदेव चौहान आपको पता है इतिहास में अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? हट के लिए प्रसिद्ध था। और शरणागत की रक्षा करना राजपूतों का क्या था? एक संकल्प था कि शरणागत की रक्षा करना अपना धर्म समझते थे। हट के लिए इतिहास में प्रसिद्ध था हमीरदेव चौहान। सिंगली सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये किसके लिए कहा जाता है? हमीरदेव चौहान के लिए कहा जाता है। तो अब क्या होता है आगे? अलाउद्दीन खिलजी अपनी विस्तारवादी नीति के अंतर्गत हमीरदेव चौहान को ये संदेश पहुंचाते हैं कि आप मोहम्मद शाह को मुझे वापस लौटा दीजिए। हमीरदेव चौहान स्पष्ट मना कर देते हैं कि शरणागत की रक्षा करना मेरा क्या है? धर्म है, ये राजपूतों का क्या है? एक संकल्प है। तो इस प्रकार से इस बात से अलाउद्दीन खिलजी क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। एक कारण ये था अलाउद्दीन खिलजी की हमीरदेव चौहान से नाराजगी का। दूसरा अन्य कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम थी, मराठा बेगम, और उसका नाम क्या था? चिमना। चिमना और मोहम्मद शाह, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। और इस बात की सूचना कवि चंद्रशेखर ऐसा मानते हैं कि
अलाउद्दीन की मराठा बेगम चिमना और मोहम्मद शाह क्या करते थे, आपस में प्रेम करते थे। इस बात की सूचना किसको लगी, अलाउद्दीन खिलजी को लगी। तो अलाउद्दीन मोहम्मद शाह से क्या हुआ, नाराज हुआ। कहा इसको कि यार मेरे ही पास में रहते हुए आपने मेरी चिमनी बुझा दी। इस प्रकार की बातें कही तो मोहम्मद शाह यहाँ से, कहने का मतलब अपने घोड़े को लेकर किसकी शरण में चला जाता है, हमीरदेव चौहान की शरण में चला जाता है। ऐसा भी एक कारण माना जाता है। इस बात से भी मोहम्मद शाह से तो अलाउद्दीन खिलजी नाराज था ही। रणथंभौर के हमीरदेव चौहान ने जब इसको शरण दी तो ये इससे भी क्या हो गया, नाराज हो गया। अब रणथंभौर पर क्या होगा, आक्रमण होगा। रणथंभौर पर आक्रमण होगा और आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया, 1299 में। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया, 1299 में। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ 1299। किसके ऊपर हुआ, हमीरदेव चौहान के ऊपर हुआ, रणथंभौर के शासक के ऊपर। ठीक है। इस समय अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, दो सेनापति के नेतृत्व में सेना भेजी अलाउद्दीन खिलजी ने। एक का नाम था उलुग खां और एक का नाम था नुसरत खां। क्या नाम था, नुसरत खां। उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी। हमीरदेव चौहान इस समय कोटियजन यज्ञ में व्यस्त था, मौन व्रत धारण कर रखा था इन्होंने, और इन्होंने भी अपने सेनापतियों को भेजा युद्ध करने हेतु। सेनापति, एक का नाम था धर्म सिंह, एक का नाम था भीम सिंह। धर्म सिंह और भीम सिंह, धर्म सिंह भीम सिंह को भेजा किन्होंने, हमीरदेव चौहान ने। कोटियजन यज्ञ के कारण, मौन व्रत में होने के कारण इन्होंने अपने सेनापतियों को भेजा और इनके बीच में कहा जाता है उलुग खां, नुसरत खां, धर्म सिंह और भीम सिंह के मध्य आपस में जो सेना थी वो युद्ध हुआ। और युद्ध में किनकी विजय हुई, धर्म सिंह और भीम सिंह की क्या हो गई, विजय हो गई। ठीक है। विजय होकर जब ये सेना वापस आ रही थी तो पीछे धोखे से उलुग खां और नुसरत खां ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, और उसमें ये जो भीम सिंह है वो क्या हो गया, मारा गया। भीम सिंह क्या हो गया, मारा गया। और रणथंभौर दुर्ग में एक बारूद का गोला गिरने से जो नुसरत खां था ये भी क्या हो गया, मारा गया। ठीक है। इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ और उसके बाद में वापस चली गई सेना। रणथंभौर की सेना वापस आ गई और अलाउद्दीन खिलजी की सेना भी क्या हो गई, वापस दिल्ली चली गई। युद्ध के अगले चरण में अलाउद्दीन खिलजी खुद, सेनापति अब बचा कौन, उलुग खां, इसका साथ देने के लिए स्वयं आ गया। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अब भारतवर्ष का सम्राट आ रहा है तो इसका मतलब है अब कुछ नया होने जा रहा है। ठीक है। तो उलुग खां की सहायता करने के लिए अगले चरण में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आ गया और झाइन दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और रणथंभौर दुर्ग की घेरा डाल दिया। रणथंभौर के ऊपर क्या डाल दिया, घेरा डाल दिया। और घेरा डालने के पश्चात लंबे समय तक घेरा डाले रखा, लेकिन किसी प्रकार की कोई संभावना नजर नहीं आई जीत की। अंत में इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने फिर किसकी सहायता ली, कूटनीति की। कूटनीति अपनाई और कूटनीति के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान को संधि समाचार पहुंचाया। संधि का समाचार पहुंचाया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान को। और हमीरदेव चौहान ने अपने दो सेनापति थे, क्या नाम था, रणमल और रत्तीपाल। रणमल और रत्तीपाल, इनको भेजा। रणमल रत्तीपाल को कहाँ पर भेजा, संधि करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के शिविर में भेजा। अब अलाउद्दीन खिलजी के शिविर में जब रणमल रत्तीपाल आए तो रणमल रत्तीपाल को इन्होंने रणथंभौर दुर्ग विजय के पश्चात शासक बनने का, शासन की बागडोर देने का वचन दिया और अपनी ओर एक तरह से लालच दे दिया कि जब दुर्ग विजय हो जाएगी तो रणथंभौर का शासक आपको बना दिया जाएगा। किसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। तो रणमल और
रत्तीपाल शासक बनने के धोखे में आ गए कि क्यों ने कितने दिन सेनापति रहेंगे, शासक तो बनना ही है, मौका मिल रहा है। इस प्रकार से इन्होंने हमीरदेव चौहान से एक तरह से क्या कर लिया, विश्वासघात कर लिया। और विश्वासघात करने के पश्चात रणमल और रत्तीपाल ने रणथंभौर दुर्ग के गुप्त मार्ग बता दिए। गुप्त मार्गों से खिलजी सेना कहाँ प्रवेश कर जाती है, रणथंभौर दुर्ग में। जब इस प्रकार से खिलजी सेना रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश कर जाती है तो हमीरदेव चौहान अपने आप ही दुर्ग के क्या कर देता है, दरवाजे खोल देता है। दुर्ग के दरवाजे खोल दिए गए। और उसके पश्चात केसरिया और जौहर, क्या होगा, केसरिया और जौहर, एक तरफ केसरिया और दूसरी तरफ जौहर। तो हमीरदेव चौहान खिलजी सेना से लड़ते हुए मारा गया। केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ, हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया हुआ। और जो जौहर हुआ, इनकी रानी का नाम था रंग देवी और पुत्री का नाम था पदमला। इनके नेतृत्व में क्या हुआ, जौहर हुआ। ये जौहर जल जौहर था, क्या था, जल जौहर। इस प्रकार से केसरिया और जौहर हुआ तो ये कहलाया क्या, साका। ठीक है। और ये साका कब पूरा हुआ, तो 11 जुलाई 1301। कब हुआ साका, 11 जुलाई 1301। ये कहलाया राजस्थान का प्रथम साका, राजस्थान का पहला साका पूर्ण हो गया 11 जुलाई 1301 को। किसके नेतृत्व में हुआ, हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया और रानी रंग देवी और पुत्री पदमला के नेतृत्व में जौहर हुआ। तो ये आपको निश्चित रूप से ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद में रणथंभौर दुर्ग पर विजय प्राप्त हो गई। किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम बुलाया किसको, रणमल और रत्तीपाल को अपने पास बुलाया और कहा कि रणथंभौर आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जहाँपना आपने कहा था हमें दुर्ग मिलेगा। तो रणमल और रत्तीपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जब आप अपने शासक की, अपने स्वामी के ही नहीं हो सके तो आप मेरे कैसे हो सकते हो। तो उनको भी मरवा दिया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और बच गया कौन, मोहम्मद शाह। वो हमीरदेव चौहान की तरफ से लड़ा था, घायल हो गया था, उसको सामने लाया गया अलाउद्दीन खिलजी के और कहा गया कि अगर मैं आपको एक बार छोड़ दूं, जीवन दान दूं, तो आप मेरा साथ देंगे। तो मोहम्मद शाह ने कहा कि अगर एक बार मुझे छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले मैं आप ही को मारूंगा और उसके पश्चात हमीरदेव चौहान के किसी वंशज को रणथंभौर का शासक बनाऊंगा। ऐसा कहा मोहम्मद शाह ने। तो अलाउद्दीन खिलजी गुस्से में आ गया और उन्होंने मोहम्मद शाह को हाथी के पैरों तले कुचलवाकर उसकी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। ये ऐसा घटनाक्रम है रणथंभौर से संबंधित जो आपके जेहन में रहना चाहिए। उसके बाद में रणथंभौर दुर्ग पर विजय प्राप्त हुई। तो रणथंभौर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी का जो अभियान था, इसमें अलाउद्दीन के साथ कौन था, अमीर खुसरो। कौन था, अमीर खुसरो साथ में था। इतिहासकार अमीर खुसरो, जिसको इतिहास में तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है, तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। और इनकी जो रचना थी खजाइन उल फुतूह में इन्होंने, अमीर खुसरो ने रणथंभौर दुर्ग विजय के पश्चात ये कहा है, क्या कहा है कि आज कुफ्र का गढ़, कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोधी, कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया, कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ऐसा
किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा जाता है, क्योंकि रणथंभौर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। उसके बाद में कुछ ग्रंथ हैं, ऐसा कहा जाता है कि रणथंभौर दुर्ग में हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग में अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई। रणथंभौर दुर्ग में पिता की याद में क्या बनाई? 32 खंभों की छतरी। इसको न्याय की छतरी कहा जाता है। 32 खंभों की छतरी को क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी। इसको न्याय की छतरी कहा जाता है। और रणथंभौर दुर्ग में एक तालाब बनवाया, पदमला, अपनी पुत्री के नाम पर क्या बनाया? तालाब, पदमला तालाब बनवाया। तो ये दो बातें भी आपको ध्यान में रखनी है हमीरदेव चौहान के बारे में। 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, उनके बारे में भी ध्यान में रहना चाहिए। हमीर महाकाव्य, एक है हमीर हट और एक है हमीर रासो। तो तीनों के रचनाकार आपको ध्यान में रहने चाहिए। कौन कौन है? हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नैन चंद्र सूरी ने लिखा। हमीर हट किसने लिखा? इतिहास में हट किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद ने की थी ना। हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा। और उसके अलावा हमीर रासो किसने लिखा? जोधराज ने। किसने लिखा? जोधराज, जिसका नाम सारंगधर भी मिलता है। क्या मिलता है? सारंगधर। ठीक है, ये बातें हमें इतिहास में मिलती हैं। हमीर का महाकाव्य में इस बात की जानकारी भी मिलती है कि हमीरदेव चौहान ने अपना सिर काटकर भगवान शिव को चढ़ा दिया था। और हमीरदेव चौहान की मृत्यु के साथ ही क्या हो गया? रणथंभौर की चौहान शाखा समाप्त हो गई। रणथंभौर की चौहान शाखा क्या हो गई? समाप्त। तो ये जानकारी भी इतिहास में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से रणथंभौर दुर्ग किसके अधीन हो गया? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो गया। और राजस्थान का पहला साका हुआ 11 जुलाई 1301 को। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आगे हम अगर इसको पुनः रिपीट करें तो तुरंत प्रभाव से एक बार देख लीजिए, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको न हो। हमीरदेव चौहान कहाँ का शासक है? रणथंभौर का। 1282 से 1301 इसका शासनकाल। दिग्विजय की नीति अपनाई इन्होंने और कोटियाजन यज्ञ करवाया। पुष्कर, आबू, चित्तौड़, काठियावाड़, चंपा, परमार राजाओं को पराजित किया। और दिल्ली में 1290 में जलालुद्दीन खिलजी तुर्कों का संहार करके शासक बना। तो उसके पश्चात रणथंभौर पर आक्रमण किया। तो रणथंभौर का सेनापति था गुरदास सैनी। जब झाइन दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली इन्होंने, जलालुद्दीन खिलजी ने, तो क्या हुआ? आगे बढ़ा 1291 में। और उसके पश्चात 8 माह तक घेरा डाले रखा। 1292 में सफलता नहीं मिली, गुरदास सैनी मारा गया। तो अपनी कायरता छिपाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। उसके बाद में 1296 में दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी बन गया। और इस अपनी विस्तारवादी नीति के अंतर्गत देखिए आगे, अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य विवाद के क्या कारण थे? तो विवाद के कारण ये थे कि 1299 में अलाउद्दीन की सेना गुजरात जा रही थी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए, एक अभियान के लिए। उलुग खां, नुसरत खां, मोहम्मद शाह और केबरू के नेतृत्व में सेना गई थी। तो जब ये सेना वापस आती है तो इनके बीच में धन के बंटवारे को लेकर विवाद होता है। मोहम्मद शाह सारा धन लेकर भाग जाता है कहाँ? रणथंभौर के हमीरदेव चौहान के पास में। अलाउद्दीन खिलजी हमीरदेव चौहान को संदेश देता है कि मोहम्मद शाह को मुझे लौटाइए, लेकिन ये लौटाने से स्पष्ट मना कर देता है, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना अपना धर्म समझता था। अपनी हट के लिए इतिहास में क्या था? प्रसिद्ध था हमीरदेव चौहान। ठीक है, उसके पश्चात एक कारण ये भी था कि अलाउद्दीन की एक बेगम थी, मराठा बेगम चिमना, वो
जो नवीन मुसलमान सेना नायक था मोहम्मद शाह इससे प्रेम करती थी, जिससे अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह से क्या था, नाराज था। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने आक्रमण किया रणथंभौर पर। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति भेजे उल्लुग खान, नुसरत खां, और उधर सेनापति हमीरदेव चौहान के धर्म सिंह और भीम सिंह रहे। इसमें भीम सिंह मारा गया और इधर नुसरत खां भी मारा गया। ठीक है, उसके बाद में अगले चरण में अलाउद्दीन खिलजी खुद आ गया, रणथंभौर दुर्ग पर लंबे समय तक घेरा डाले रखा। उल्लुग खां की सहायता करने के लिए आया था ये, और उसके पश्चात कूटनीति का सहारा लेते हुए हमीरदेव को संधि का समाचार पहुंचाया। हमीरदेव ने अपने 2 सेनापतियों को भेजा, रणमल और रत्तीपाल को, और रणमल रत्तीपाल ने शासक बनने का लालच मिलने पर दुर्ग के गुप्त मार्ग बता दिए, और खिलजी सेना रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। हमीरदेव चौहान ने दुर्ग के दरवाजे खोले और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके पश्चात जौहर हुआ रानी रंगदेवी और पद्मला के नेतृत्व में, जल जौहर, और इस प्रकार से राजस्थान का पहला साका कंप्लीट हुआ 11 जुलाई 1301 को। इस अभियान में रणथंभौर दुर्ग में जो अलाउद्दीन खिलजी का अभियान था, इसमें अमीर खुसरो जो इतिहासकार था वो इसके साथ में था। तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना खजाइन उल फुतूह है। अमीर खुसरो ने रणथंभौर दुर्ग विजय के पश्चात कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ठीक है, और हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी अपने पिता की याद में बनाई, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। अपनी पुत्री की याद में एक पद्मला तालाब भी बनवाया। हमीर काव्य महाकाव्य के रचनाकार नैनचंद्र सूरी, हमीर हट के रचनाकार चंद्रशेखर, और हमीर रासो के जो रचनाकार हैं वो कौन थे, जोधराज यानी सारंगधर। उसके बाद में ये बातें आगे आती हैं कि हमीरदेव चौहान की मृत्यु के साथ रणथंभौर की चौहान शाखा क्या हो गई दोस्तों, समाप्त हो गई। आगे हम देखते हैं जालोर के, एक और देख लेते हैं हम, जालोर के सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहान जालोर के सोनगरा चौहान। जालोर के सोनगरा चौहान, तो आपको पता है जो जालोर के जो सोनगरा चौहान हैं, इनके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो कानड़दे प्रबंध। कहाँ से मिलती है, कानड़दे प्रबंध जो पद्मनाभ ने लिखा है। इसके अलावा नैनसिरी ख्यात और तारीख ए फरिश्ता में इसके बारे में क्या मिलती है, जालोर के सोनगरा चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। जालोर का प्राचीन नाम क्या मिलता है, प्राचीन ग्रंथों में नाम मिलता है जाबालीपुर। क्या मिलता है, जाबालीपुर। बिजोलिया शिलालेख में भी जाबालीपुर नाम मिलेगा, प्राचीन नाम जाबालीपुर। और यहाँ जो दुर्ग था, दुर्ग का नाम मिलता है सुवर्णगिरी। क्या नाम मिलता है, सुवर्णगिरी। और सुवर्णगिरी का ही अपभ्रंश था सोनगढ़। क्या नाम था, सोनगढ़। और इस कारण से यहाँ के जो शासक कहलाए वो क्या कहलाए, सोनगरा। क्या कहलाए, सोनगरा कहलाए। ठीक है, जालोर के जो सोनगरा चौहान हैं, इनका संस्थापक कौन था, तो कीर्तिपाल। कौन था, कीर्तिपाल। जालोर के सोनगरा चौहानों का संस्थापक कौन था, कीर्तिपाल। ये बात है लगभग 1182 ईस्वी की। ठीक है, 1181-82 के लगभग की बात है ये। 1181 ईस्वी के आसपास की बात है। जालोर के सोनगरा चौहानों का संस्थापक कीर्तिपाल था। ये नाडोल शाखा के जो अलहण थे उसका पुत्र हुआ करता था, और जो अलहण थे वो चालुक्यों का सामंत हुआ करता था। और कीर्तिपाल के समकालीन मेवाड़ का सामंत सिंह हुआ करता था। सामंत सिंह को पराजित करके मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था किसने, कीर्तिपाल ने। और उसके बाद में अगली बात इनकी आती है कि इनके समय जो परमार थे
क्या नाम था उनका, कुंतपाल और वीर नारायण, इन्होंने जालोर पर आक्रमण करके जालोर पर अधिकार कर लिया था। तो दोनों को पराजित कर दिया कीर्तिपाल ने और जालोर पर अधिकार कर लिया। कीर्तिपाल के बारे में मोणोत नेन्सी ने क्या कहा है, इसको कहा है कि तू एक महान राजा के नाम से संबोधित किया है कीर्तिपाल को। किस इतिहासकार ने, मोणोत नेन्सी ने। ठीक है, ये जानकारी मिलती है हमें कीर्तिपाल के बारे में। और कोई विशेष बातें नहीं है दोस्तों। संस्थापक ध्यान रखेंगे, जालोर की सोनगरा चौहानों का संस्थापक कौन था, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल के बाद में आगे शासक होंगे समर सिंह। कौन शासक बनेगा, समर सिंह। तो समर सिंह का जो शासनकाल होगा ये लगभग है 1182 से लेकर 1205, ये 1182 है। ठीक है, समर सिंह शासक बनेंगे 1182 से 1205। कोई विशेष जानकारी नहीं है कि अपनी साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से इन्होंने चालुक्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। और चालुक्य राजा था, नाम था उसका भीम द्वितीय के साथ में अपनी जो पुत्री थी लीला देवी, उसका क्या कर दिया था, विवाह कर दिया था। किसने, समर सिंह ने। और कोई विशेष बातें नहीं मिलेंगी। एक शासक आगे आएगा उदय सिंह। कौन बनेंगे, उदय सिंह। और उदय सिंह के बारे में जानकारी मिलती है 1205 से लेकर 1257, लंबी अवधि तक शासन रहा। इनके बारे में जानकारी मिलती है सुंदा शिलालेख से। सुंदा नामक जो अभिलेख है उससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी प्राप्त होती है किस शासक के बारे में, उदय सिंह। जो सोनगरा था उसके बारे में जानकारी मिलती है सुंदा अभिलेख से, सुंदा शिलालेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसके बारे में ये जानकारी मिलती है कि 1228 में इल्तुतमिश जो दिल्ली का शासक था उसने इसके ऊपर आक्रमण किया। तो इसके आक्रमण को इसने क्या कर दिया, विफल कर दिया था। आक्रमण को क्या किया, आक्रमण को विफल कर दिया। किसने, उदय सिंह ने। तो कह सकते हैं भारतवर्ष के सम्राट के आक्रमण को विफल कर दिया उदय सिंह ने। और इसके अलावा 1254 में नसीरुद्दीन महमूद जो दिल्ली का सुल्तान था, नसीरुद्दीन महमूद, इसके आक्रमण को भी इसने क्या कर दिया था, विफल कर दिया था। तो दोनों के बारे में ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश के आक्रमण को विफल किया और 1254 में नसीरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया, उसके आक्रमण को भी इसने क्या कर दिया था, विफल कर दिया था। इसकी इन उपलब्धियों के कारण जो इतिहासकार हैं, इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इन्हें अपने समय का महान व शक्ति संपन्न शासक बताया। अपने समय का महान व शक्ति संपन्न शासक बताया। किसको, उदय सिंह को। तो ये ध्यान में रखनी है बातें। 2-3 बातें हैं और कोई विशेष बातें नहीं है। उदय सिंह के बाद में चाचिंग देव शासक बनेगा, चाचिंग देव। तो चाचिंग देव के बारे में ये जानकारी मिलती है कि इनका शासनकाल 1257 से लेकर 1282 तक था। और चाचिंग देव ने जो गुजरात का चालुक्य शासक था वीरम, उसको पराजित किया था। कोई विशेष बातें नहीं मिलती हैं। चाचिंग देव के बाद में सामंत सिंह शासक बनेंगे। कौन बनेंगे, सामंत सिंह। और ये सामंत सिंह का शासनकाल रहेगा कब से कब तक, तो 1282 से लेकर 1296 तक रहेगा। और इनके बारे में ये जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने वाघेला जो सारंगदेव था उसकी सहायता से 1291 में जो दिल्ली का सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी, उसके आक्रमण को क्या कर दिया था, रोक दिया था, विफल कर दिया था। और सामंत सिंह के बाद में जो आगे शासक बनेंगे वो बनेंगे कान्नड़दे। कौन बनेंगे, कान्नड़दे। और कान्नड़दे का शासन रहेगा 1296 से लेकर 1311 तक। 1296 से लेकर 1311 तक
कानड़ दे के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कौन कौन से ग्रंथों में मिलती है। तो जानकारी के बारे में ध्यान रखेंगे, कानड़ दे के बारे में जानकारी देने वाले हैं एक तो कानड़ दे प्रबंध, कानड़ दे प्रबंध में जानकारी मिलती है। इसके अलावा वीरमदेव सोनगरारी बाता, वीरमदेव सोनगरारी बाता। इसके अलावा क्या नाम है, नैणसिरी ख्यात, नैणसिरी ख्यात में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा तारीख फरिश्ता, और खजाइन उल फुतह अमीर खुसरो की रचना है, उसमें भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक शक्तिशाली शासक हुआ करते थे जिनके बारे में विभिन्न स्रोतों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। कानड़ दे, इनका कानड़ दे प्रबंध का जो रचनाकार था क्या नाम था, पद्मनाभ। क्या नाम था, पद्मनाभ। वो इनका क्या था, दरबारी था। क्या था, दरबारी। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, जब जालोर का शासक था कौन, कानड़ दे, उसी समय दिल्ली का शासक था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अब इनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। देखिए थोड़ा सा, इस प्रकार से देखिए, ये है यहाँ पर दिल्ली। दिल्ली का शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इधर पड़ता है आपका गुजरात, इधर पड़ता है आपका, ये है आपका जालोर। क्या है, जालोर। और जालोर का शासक कौन है, तो जालोर का शासक है कानड़ दे। कौन है, कानड़ दे। अब देखिए घटनाक्रम किस प्रकार से होता है। दिल्ली का शासक है अलाउद्दीन खिलजी, और उसके और कानड़ दे के मध्य विवाद के क्या कारण थे, ठीक है, या कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के प्रमुख कारण, ठीक है। तो यहाँ पर आक्रमण के प्रमुख कारण देखिए आप, आक्रमण के प्रमुख कारण, प्रमुख कारण क्या रहे। तो सबसे पहली बात यह है कि जब अलाउद्दीन की सेना कहाँ जा रही थी, गुजरात जा रही थी। कहाँ जा रही थी, 1299 में अभी हमने जस्ट पढ़ा है रणथंभौर, उसमें आया था कि अलाउद्दीन की सेना जब कहाँ जा रही थी, गुजरात अभियान के लिए जा रही थी। तो उस अलाउद्दीन की सेना से रास्ते का कर लिया किसने, जालोर के कानड़ दे ने, यानी अपने रास्ते से होकर नहीं गुजरने दिया, क्योंकि जब सेना जाती है तो संसाधनों का विनाश होता है, संसाधनों को नुकसान होता है, तो इसके लिए अपने इलाके से होकर नहीं गुजरने दिया। और जब गुजरा तो इसके लिए रास्ते का क्या लिया, कर लिया। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी क्या था, नाराज था। इसके बारे में जानकारी ये भी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी नाराज क्यों था इससे। दूसरी बात यह है कि कानड़ दे के मंत्री थे जेता और देवड़ा, उनसे कानड़ दे को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि अलाउद्दीन की सेना गुजरात सोमनाथ अभियान पर जाकर आई है, वहाँ से यानी हिंदू मंदिर था सोमनाथ मंदिर, इसको लूटकर वापस आ रही है। तो एक हिंदू शासक होने के नाते जालोर के जो कानड़ दे चौहान थे, इन्होंने लौटती हुई अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इस बात से भी अलाउद्दीन खिलजी क्या था, कानड़ दे से नाराज था। तो आक्रमण का दूसरा कारण ये है। उसके बाद में तीसरा कारण फरिश्ता बताते हैं। फरिश्ता, तारीख फरिश्ता के लेखक वो बताते हैं कि कानड़ दे का दिल्ली बुलाकर अपमान किया। कानड़ दे का क्या किया, दिल्ली बुलाकर अपमान। इसको दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली बुलाकर इसका क्या किया गया, अपमान किया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। कि कहने का मतलब ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का विशाल दरबार लगा हुआ था, उसमें भारतवर्ष के लगभग सभी सम्राट एकत्रित थे। तो उसमें
अलाउद्दीन खिलजी सभी को कह रहा था कि भारतवर्ष में ऐसा कोई राजा नहीं है जो मेरी अधीनता स्वीकार न करे, मेरे अधीन न रहे। तो कहा जाता है ऐसा कि एक हिंदू सम्राट होने के कारण, वीर हिंदू शासक होने के नाते कानड़ से ये बातें सुनी नहीं गई और दरबार में उसने अलाउद्दीन खिलजी को चुनौती दी कि आप भारतवर्ष के सम्राट होंगे, लेकिन मैं भी एक वीर हिंदू शासक हूं। अगर मैं आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता, नहीं करूंगा। अगर आप में किसी भी प्रकार की कोई हिम्मत है तो जालोर आइए और युद्ध भूमि में हमारी क्या होगी, मुलाकात होगी। ऐसी जानकारी मिलती है कहाँ पर, फरिश्ता के ग्रंथ तारीख फरिश्ता में। ठीक है, तो इस बात से भी ये विवाद के कारण रहे, आक्रमण के प्रमुख कारण में तीसरा कारण ये रहा कि कानड़ का दिल्ली बुलाकर क्या किया, अपमान किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और मोहनोत नैन्सी विख्यात जो रचना है उसमें ये बताते हैं कि अलाउद्दीन की जो पुत्री थी फिरोजा, अलाउद्दीन की पुत्री का नाम क्या था? फिरोजा। ये फिरोजा किससे प्रेम करती थी? ये फिरोजा कानड़ का पुत्र था, कानड़ का पुत्र, और पुत्र का नाम क्या था? वीरमदेव। उससे ये क्या करती थी? प्रेम करती थी। और इस कारण भी अलाउद्दीन खिलजी कानड़ से क्या था? नाराज था। तो ये चार कारण ध्यान रखेंगे आप। अलाउद्दीन के जालोर आक्रमण के प्रमुख कारण कौन कौन से रहे? बड़ी एग्जाम में दोस्तों ये निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो पहला कारण आप बताएंगे, कानड़ के प्रबंध में इस बात की जानकारी मिलती है कि जब अलाउद्दीन की सेना गुजरात अभियान के लिए जा रही थी तो अपने इलाके से होकर नहीं गुजरने दिया और रास्ते का कर लिया, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि गुजरात अभियान पर, सोमनाथ अभियान पर जब ये सेना गई अलाउद्दीन की, तो कानड़ को अपने मंत्री जेता और देवड़ा से इस बात का पता चला, तो उन्होंने लौटती हुई सेना पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। दूसरा कारण ये। तीसरा कारण ये था कि कानड़ को दिल्ली बुलाकर क्या किया गया? अपमानित किया गया। और चौथा कारण यह है कि मोहनोत नैन्सी मानते हैं अलाउद्दीन की जो पुत्री है फिरोजा, वो कानड़ के पुत्र वीरम से क्या करती थी? प्रेम करती थी, जिसको लेकर अलाउद्दीन खिलजी किससे नाराज था? कानड़ से नाराज था। अब डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजता है कब? जून 1308 में। जून 1308 में अलाउद्दीन खिलजी सेना भेजता है जालोर आक्रमण करने के लिए। और किसके नेतृत्व में? नेतृत्व किसको दिया? तो सेनापति बनाया कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में इन्होंने जालोर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी जून 1308 में। लेकिन कहा जाता है कि जालोर पर आक्रमण करने से पहले ही एक यहाँ पर जालोर आक्रमण करने से पहले यहाँ पर बीच में एक दुर्ग पड़ता है, उसका नाम है सिवाना। क्या नाम है? सिवाना दुर्ग। ठीक है, मारवाड़ राजाओं की आपातकालीन शरण स्थली। और जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। तो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जून 1308 में सेना भेज दी गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। रास्ते में आ गया कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग। तो सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की क्या कहलाता था? कुंजी कहलाता था। तो आपको पता है कुंजी से ही ताला खुलेगा, तो सबसे पहले जीतना जरूरी था किसको? सिवाना दुर्ग को। सिवाना में इस समय जो शासक था वो कौन था? शीतल देव। कौन था? शीतल देव। कानड़ का भतीजा ही था शीतल देव, ये यहाँ का शासक था। और इसका सेनापति कौन था? भावले। सेनापति कौन था? भावले था। ठीक है, यहाँ का सेनापति था भावले। तो कमालुद्दीन गुर्ग ने घेरा डाल दिया सिवाना दुर्ग के, और शीतल देव के सेनापति जो मंत्री था भावले, इसको दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। किसने? कमालुद्दीन गुर्ग ने। ठीक है, और उसके पश्चात दुर्ग के गुप्त मार्ग जान लिए और कमालुद्दीन गुर्ग की सेना कहाँ प्रवेश कर गई? सिवाना दुर्ग में। और शीतल देव
क्या हुआ, लड़ते हुए मारा गया। घेरा डाला था ये 2 जुलाई, घेरा कब डाला, तो ये दिनांक ध्यान रखेंगे, 2 जुलाई 1308 को। और ये क्या हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। कौन, शीतल देव लड़ते हुए मारा गया। और शीतल देव की जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था मेणा दे, पत्नी मेणा दे, मेणा दे के नेतृत्व में क्या हुआ, जौहर हुआ। क्या हुआ, जौहर। और इस प्रकार से विजय हो गई। सिवाना विजय कब हुई अलाउद्दीन की, तो 10 नवंबर 1308 को सिवाना क्या हो गई, विजय हो गई। ठीक है, विजय प्राप्त कर ली। और विजय प्राप्त करने के पश्चात सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया, खैराबाद। सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया, खैराबाद कर दिया गया। ठीक है, ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी होंगी। कोई विशेष बातें नहीं है, केवल ये घटनाक्रम है जो आपको एक कहानी के रूप में ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में कहा जाता है कि अगला अभियान था कौन सा, जालोर का। कौन सा, जालोर का। तो जालोर के ऊपर भी नेतृत्व किसको दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको दिया, तो वापस आएगा कौन, कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में वापस सेना भेजी, क्योंकि पहले इसके नेतृत्व में सिवाना विजय प्राप्त कर चुके थे अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना आई, लंबे समय तक घेरा डाले रखा। किसकी, कौन से दुर्ग पर, जालोर दुर्ग पर। सफलता नहीं मिली। और हसन निजामी जैसे इतिहासकार तो कहते हैं कि जालोर दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। और वो बात सही भी है, क्योंकि कोई नहीं खोल पाया। तो अंत में फिर कमालुद्दीन गुर्ग ने यहाँ, इसका जो सेनापति था दहिया राजपूत, क्या नाम था, दहिया राजपूत बीका, दहिया राजपूत बीका को अपनी तरफ दुर्ग का लालच देकर मिला लिया। किसने, कमालुद्दीन गुर्ग ने ये लालच दिया, किसको, दहिया राजपूत बीका को। और इसके माध्यम से दुर्ग के जो गुप्त मार्ग थे, सुरंगें वगैरह थी, उनका पता जान लिया। और कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी, वो जालोर दुर्ग में क्या हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। जब इस बात की सूचना दहिया राजपूत बीका अपनी क्षत्रिय पत्नी को बताता है कि मैंने इस प्रकार अब आगे कि मैंने जालोर दुर्ग के बारे में जो प्रमुख जानकारियां थी वो किसको बता दी हैं, कमालुद्दीन गुर्ग को बता दी हैं। आगे अब हम क्या बनेंगे, शासक बनेंगे। तो इनकी क्षत्रिय पत्नी के द्वारा दहिया राजपूत बीका की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और ये जो क्षत्रिय पत्नी थी इनकी दहिया राजपूत बीका की, वो दौड़ी दौड़ी फिर किसके पास में गई, कानड़दे के पास में गई। लेकिन तब तक क्या हो चुकी थी, देर हो चुकी थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना कहाँ प्रवेश कर गई थी, जालोर दुर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। उसके पश्चात जालोर दुर्ग में जो कानड़दे चौहान थे वो लड़ते हुए क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, और कानड़दे की पत्नी थी, पत्नी का नाम था जेतल दे। क्या नाम था, जेतल दे। इनके नेतृत्व में क्या हुआ, जौहर। क्या हुआ, जौहर। और कानड़दे का पुत्र था वीरमदेव। वीरमदेव ये कहा जाता है कि घायल हो गया और आशापुरा माता के सामने जाकर कटार से अपनी क्या कर ली थी, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, कानड़दे के पुत्र वीरमदेव ने। और ये बात है 1311 की। कब की है, 1311। तो 1311 में जालोर विजय हो गई अलाउद्दीन की। और जालोर विजय के पश्चात जालोर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जलालाबाद। क्या कर दिया गया, जलालाबाद कर दिया गया। प्रोफेसर विश्वनाथ रेऊ की पुस्तक है मारवाड़ का इतिहास, उसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि जालोर विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, मस्जिद का निर्माण करवाया। और उस मस्जिद का नाम क्या है, तोप मस्जिद, तोप फिरोजा मस्जिद भी कहा जाता है इसको। और अलाउद्दीन की जो पुत्री है फिरोजा, उसकी कब्र, फिरोजा की कब्र कहाँ पर है, तो फिरोजा की कब्र भी है कहाँ पर, जालोर दुर्ग में। कहाँ पर है, जालोर दुर्ग में। तो ये भी ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। फिरोजा की कब्र कहाँ है, जालोर दुर्ग में। और जालोर विजय के पश्चात जालोर दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जलालाबाद कर दिया गया। और विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर अलाउद्दीन ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया, तोप मस्जिद उसको कहा जाता है। उसके बाद में
आगे ये बात आती है कि कानड़दे की मृत्यु के साथ ही जालोर के जो सोनगरा चौहानों की जो शाखा थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, इसकी मृत्यु के साथ में ही जालोर के चौहान जो शासक थे उनकी शाखा क्या हो गई, समाप्त हो गई। जालोर दुर्ग के बारे में कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि इसका दरवाजा आज तक कोई भी आक्रमणकारी जो मुख्य दरवाजा है इसके अंदर से प्रवेश नहीं कर पाया, और उसमें प्रमुख इतिहासकार हसन निजामी ये अपनी बात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये इस प्रकार से जालोर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी की क्या हुई, विजय हो गई। तो हमने सभी चौहान शासकों के बारे में, जो इम्पोर्टेंट चौहान वंश के जो शासक हुए हैं, विभिन्न जो इनकी शाखाएं हुई हैं, उनका अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम अपने विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए विषय के साथ में। धन्यवाद।